नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियो में देख चुके थे, बंगाल में जो ब्रिटिश कंपनी का आगमन हो रहा है और बंगाल को जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में बंगाल के नवाब जो हैं और ब्रिटिश कंपनी, उनके बीच एक संघर्ष होने वाला है। तो इसके पहले संघर्ष हो, हम लोग उन सारी घटनाओं को, पहले की घटनाओं को देख लें कि आखिर वो परिस्थितियाँ कैसे कैसे निर्मित हो रही हैं जब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉर्ड क्लाइव रहेगा, उसके बीच की कौन कौन सी घटनाएं रहेंगी। उसके पहले के जो घटनाक्रम एक विस्तार से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो बंगाल के नवाबों ने कौन कौन सी व्यवस्था स्थापित करी है बंगाल में, और बंगाल के विकास में उनका क्या योगदान है, उन सब चीज़ों को एक एक करके हम देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहला जो वीडियो देखे थे वो देख चुके थे कि मुर्शिद कुली खां, और उसके बाद में हम आज अगले बंगाल नवाबों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मुर्शिद कुली खां के बाद जो हमारा दूसरा नवाब है वो है शुजाउद्दीन। इस शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद है और इसका कार्यकाल 1727 से 1739 तक रहता है। ये ध्यान रखना है कि मुर्शिद कुली खां के बाद में उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हो रहा, जो कि उसका दामाद है। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये उड़ीसा का सूबेदार था। तो शुजाउद्दीन उड़ीसा का सूबेदार है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शुजाउद्दीन के बारे में, वो ये है कि ये अपने सारे फैसले एक परिषद की सलाह पर करता था, और उस परिषद में कौन कौन शामिल है इनके बारे में हम लोग जान लें। कभी आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था जो एक कमेटी के माध्यम से या जो एक समिति के परामर्श पर अपने सारे निर्णयों को लिया करता था। तो हमारा आंसर हमेशा होना चाहिए शुजाउद्दीन। तो देखते हैं परिषद बनी, और परिषद में कौन कौन है। एक तो अलीवर्दी खां है इस परिषद में, जो कि सेनापति है, और दूसरा एक अमीर चंद है जो व्यापारी है, ये शामिल है। और तीसरा जो एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है वो फतेह चंद है, और ये फतेह चंद भी एक व्यापारी है। और ये मूल रूप से कहते हैं मारवाड़ी बनिया था एक, और एक जो है इसका जो नाम है वो माधव राय था। और यही फतेह चंद जो है, इसको हम देखते हैं जगत सेठ की उपाधि मिली थी। जगत सेठ, इसको यहाँ लिख देते हैं, जगत सेठ की उपाधि। और ये 1744 में ये उपाधि इसको जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान की थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि फतेह चंद ही जगत सेठ है। और फिर आगे जब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बनेगी, एक षड्यंत्र बनेगा, तो उसमें भी एक प्रमुख प्लेयर रहेगा। तो ये फतेह चंद को हम ध्यान रखेंगे, और ये याद रखेंगे जगत सेठ की उपाधि इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने 1744 में दी थी। और एक राय रायान था, और एक हाजी अहमद है। ये हाजी अहमद जो है धार्मिक मामलों का प्रधान है। तो एक जो परिषद बनी थी उसमें कौन कौन था, अलीवर्दी खां, अमीर चंद व्यापारी है, दूसरा फतेह चंद एक व्यापारी है, और तीसरा राय रायान है, और फिर ये हाजी अहमद है जो कि धार्मिक मामलों का प्रधान था या धार्मिक मामलों को देखता था। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि 1733 में बिहार का बंगाल में विलय होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि वो कौन सा नवाब था जिसने बिहार का बंगाल में विलय किया था। तो कब हुआ था, 1733 में हुआ है। और किसके काल में हो रहा है, ये शुजाउद्दीन के समय हो रहा है। और इसके समय कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं है। हाँ, शुजाउद्दीन ने क्या किया था, शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बंगाल का उपनायब या नायब सूबेदार नियुक्त किया है। और वही अलीवर्दी खां देखना आगे चल करके उसके पुत्र जब सरफराज खां उत्तराधिकारी बनने वाला है तो एक युद्ध होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको देखिए। तो शुजाउद्दीन के बाद जो अगला बंगाल का नवाब हो रहा है वो हो रहा है सरफराज खां। ये 39 से 40 तक रहेंगे, और ये शुजाउद्दीन के पुत्र हैं। इनकी उपाधि आलमुद्दौला हैदर जंग, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लें आप। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके काल की घटना है वो है गिरिया या राजमहल का युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बड़े बड़े युद्ध बक्सर है, प्लासी है, ये सब पूछ चुका है, या कर्नाटक के वार हैं। अब ये छोटे छोटे युद्ध उठाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखें। गिरिया का युद्ध 1740 में हो रहा है, इसी को हम राजमहल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके खिलाफ हो रहा है, ये सरफराज खां और अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के जैसा मैं बताया था कि शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया था। और जब सरफराज खां
उत्तराधिकारी बनते हैं, जब बंगाल के नवाब बनते हैं, तब इन्होंने अलीवर्दी खां से राजस्व का हिसाब किताब मांगा इनसे, और वो फिर उसने देने से मना कर दिया। और इसी बात को लेकर के कहते हैं सरफराज खान ने उस पर हमला कर दिया, और फिर उसी हमले का परिणाम रहेगा गिरिया या राजमहल का युद्ध, जो 1740 में होने वाला है। और इस युद्ध में कहते हैं सरफराज खां की हार हुई और अलीवर्दी खां विजयी रहा। तो ये अलीवर्दी खां की विजय का परिणाम ये होता है कि वहाँ पर बंगाल में एक नए वंश की स्थापना होने जा रही है, और अब जो बंगाल के नवाबों में अगला नवाब आने वाला है वो है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी बंगाल के नवाबों से कुछ सवाल बनते हैं तो अलीवर्दी खां एक महत्वपूर्ण नवाब रहता है। देख लेते हैं 1740 से 56 तक रहेगा ये अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का मूल नाम मिर्ज़ा अहमद है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर कभी बहुत कठिन कुछ सवाल बनाने की कोशिश करेगा वो, तो ये नवाबों का हो सकता है कि जो प्रचलित नाम है और उनका एक जो मूल नाम है उनके साथ सुमेलित करने या मैचिंग करने को कभी जो है पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अलीवर्दी खां, इसका मूल नाम मिर्ज़ा अहमद है। और इस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसके विषय में जानने योग्य है, जो आप नहीं जानते हैं अभी तक, वो वीणा वाद्य यंत्र का विशेषज्ञ था ये। तो कभी अगर ये सवाल बनेगा कि बंगाल का वो कौन सा नवाब है जो वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में बड़ा ही जो है एक्सपर्ट था, विशेषज्ञ था, तो हमेशा ध्यान रखें हमारा आंसर अलीवर्दी खां होना चाहिए। इसने बंगाल में अफसार या नजाफी वंश की शुरुआत की। तो बंगाल में अफसार या नजाफी वंश की नींव कौन डाल रहा है? अलीवर्दी खां डाल रहा है। और चूंकि अब ये उसका उत्तराधिकारी तो है नहीं सरफराज खां का, सरफराज खां के बाद में, इसलिए इसको डर है जब ये नवाब बना है, इसको वैधानिक सत्ता तो है नहीं इसके पास, इसलिए इसने क्या किया है, मुगल बादशाह को कहते हैं 2 करोड़ रुपए की रिश्वत, या यूँ कहें 2 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में एकदम एक बार में ही भिजवा दिया इसने। और फिर अपने पूरे 16 साल के कार्यकाल में उसने एक भी पार नजराना या भेंट या राजस्व कुछ भी कहें मुगल दरबार में नहीं भेजी है इसने। तो वो सवाल बनता है कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था जिसने मुगल राजस्व को, या जिसने मुगल दरबार में राजस्व की राशि करीब 2 करोड़ एक ही बार में भेजी थी, और उसके बाद में मुगल दरबार को भेजे जाने वाले नजराने पर या भेंट पर या राजस्व को रोक दिया था हमेशा के लिए। तो हमारा आंसर अलीवर्दी खां होगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात इसके विषय में है और जानने की, मराठा सरदार रघुजी भोंसले और अलीवर्दी खां के बीच एक समझौता हो रहा है। क्या समझौता हो रहा है? दरअसल मराठे बहुत परेशान करते थे आसपास के क्षेत्रों को, और अलीवर्दी खां को बहुत परेशान कर रखे थे। तो अलीवर्दी खां के समय कहते हैं 1744 के आसपास की घटना है, जब मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने अपने जो वित्त सचिव है, उसका नाम है पंत जी भास्कर पंत, उनको भेजा, कहा जाओ वहाँ से जो राजस्व रेवेन्यू लेकर के आइए। और ये जब पंत जी भास्कर गए तो कहते हैं अलीवर्दी खां ने उनके सचिव को, उनके वित्त सचिव को मरवा दिया। और फिर जब मरवा दिया तब कहते हैं मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने अलीवर्दी खां पे हमला कर दिया। और इसलिए 1751 की घटना है, और 1751 में जब हमला किया तब फिर कहते 12 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी नवाब को देनी पड़ी, और ये भी स्वीकार किया कि उड़ीसा प्रांत की जो चौथ होगी वो भी हम मराठों को देंगे। तो ये मराठा और नवाब के बीच समझौता जो है किसके काल की घटना है? अलीवर्दी खां के काल की घटना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो बहुत चर्चित इसका एक कथन है, वेरी फेमस स्टेटमेंट, वो है किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। ये बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, और उसने कहा था यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार डालेंगी। कहने का मतलब यह है, अगर इनसे आप व्यापार करना चाहेंगे तो व्यापारिक लाभ प्रदान करेंगे आपको, अगर आप इन्हें परेशान करेंगे, आप इनके व्यापार में बाधा डालेंगे तो ये आपको परेशान करेंगे। चूँकि ये शक्तियाँ पावरफुल हैं, इसलिए आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो ये इसका कहने का आशय है। एक बात और जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, इसने एक और इसका प्रसिद्ध कथन है, उसने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को बंगाल से तो निकाल सकता हूँ, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। तो अगर कभी ये कथन पूछे कि किस बंगाल के नवाब ने कहा था मैं अंग्रेज़ों को बंगाल से तो निकाल सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से समुद्र में आग लग जाएगी, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे हम। ये अलीवर्दी खां का कथन है। और इसका एक कथन है फेमस, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। उसने सिराजुद्दौला को सलाह देते हुए कहा था
कि आप डच और फ्रांसीसियों को कभी भी एक साथ कमज़ोर मत करना, और इन सब में जो सबसे पावरफुल शक्ति है वो है अंग्रेज। इसलिए अगर आपको समाप्त करना है इन शक्तियों को तो सबसे पहले आप ब्रिटिश को या अंग्रेज़ों को समाप्त करना। तो ये सलाह जो है अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को दी थी। एक बात और है इम्पॉर्टेंट, इसके समय में मुस्तफ़ा खान नामक एक अफगान ने विद्रोह किया था। तो चूँकि अब छोटे छोटे सवाल पूछ रहा है कमीशन, अब बड़े और जो एक प्रकार से मेजर इंसिडेंट थे, जितनी सारी घटनाएं थीं वो करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब वो अंदर एंटर कर रहे हैं और गहराई से उन बिंदुओं को टटोल कर ला रहे हैं जहां पर हमारी नज़र सामान्यतः नहीं जाती है। लेकिन मैंने ये वादा किया है कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें आयोग कितना भी अंदर जाए, कितना भी एक्सपर्ट अंदर जाए, वो इससे बच नहीं सकता। उसकी कोई भी लाइन जो इसमें ना हो वो बचेगा नहीं। बहुत रिसर्च के बाद जाएगा वो, फिर जीएस का विषय नहीं रहेगा। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए और रिवीजन करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, बाय।